नमस्कार दोस्तों, ट्रिकी गुरु अमित गुप्ता के YouTube चैनल में आज आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपके लिए फिर से लेकर आया हूं रीजनिंग के टॉप 10 प्रश्नों को, जिसे सॉल्व करने आपको बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। तो देखिए, पहला प्रश्न पासा से संबंधित है। इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि एक घन की तीन स्थितियां दी गई। एक घन की तीन स्थितियां दी गई कि कहने का मतलब यह है कि ये सभी तीनों स्थितियां एक ही घन की है, यानी एक ही पासे को अलग अलग एंगल से घुमा घुमा के फोटो बनाया गया है। उसके आधार पर आप पता करिए कि अंक दो के सामने का मतलब आपको घबराने की जरूरत नहीं है। यहां पे दो के विपरीत सतह ही पूछा जा रहा है। जैसे इसमें दो है यहां पर, तो दो के सामने का मतलब इस वाले सतह पर, यानी कि दो के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा यही पता करना है। तो अगर हम ध्यान से देखें, दो यहां पर है, तो अगर हम किसी भी दो पासे में तुलना करेंगे तो हमें कोई ना कोई आंसर पता जरूर चलेगा। तो यहां पर अगर हम पहला और तीसरे पासे में तुलना करें तो एक इसमें भी है और एक इसमें भी है, और चार इसमें भी है, चार इसमें भी है, यानी कि दोनों पासों में दो दो अंक कट गए, यानी कि दो दो अंक उभयनिष्ठ है, कॉमन है, समान है। तो जो बच गया अंक वो कौन सा इसमें है? 6, और इसमें जो अंक बच गया वो क्या है? 2। तो जब ऐसा हो कि किसी दो पासे में दो अंक उभयनिष्ठ हो और एक ही सतह दोनों में एक बच जाए, जैसे इसमें 6 बचा है, इसमें 2 बचा है, तो यही दोनों सतह आपस में विपरीत हो जाते हैं, यानी 6 का विपरीत 2 और 2 का विपरीत 6। इस तरह से यहाँ पे दो के सामने की सतह पूछ रहा है, तो हमारा आंसर हो जाता है 6 और डी आंसर हमारा हो जाता है। तो दोस्तों देखिए अगला प्रश्न। इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि निम्न आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं। तो ऐसे प्रश्नों में अगर आपको समय बचाना है तो आपको ट्रिकी तरीका अपना सकते हैं इसमें, क्योंकि अगर एक एक त्रिभुज को अलग अलग गिनेंगे तो आपको बहुत ही ज्यादा समय फालतू में चला जाएगा। तो अगर ऐसा प्रश्न आ जाए तो ऐसे प्रश्नों में कम से कम आपको एक एक त्रिभुज को नहीं गिनना है, क्योंकि इसके लिए हमारा ट्रिक है। आप जितने सिंगल सादा त्रिभुज हैं आसान वाले उसको गिन लीजिए, 1 2 और ये वाला त्रिभुज 3 और ये वाला त्रिभुज 4, ये वाला त्रिभुज 5 और ये वाला त्रिभुज 6, यानी कि सामान्यतः जो सरसरी निगाह से दिख रहा है उतने त्रिभुज गिन लीजिए। आपको ये लिखने की भी जरूरत नहीं, अब आपको कुछ नहीं करना है। जितने अगर इसमें 6 है तो आपको ऐसा ही लिख देना है, 1 2 3 4 5 6। अगर ये 7 होता तो 7 लिख देते, 8 होता तो 8 लिख देते, अगर 4 होता तो 4 ही तक लिखते। जितना हो उतने बस सादा वाले त्रिभुज यानी साधारण त्रिभुज को गिनकर यहां पर लिख देना है। अब फिर टोटल संख्या कर लेना है यहां पे। तो 6 5 11 और 11 और 4 15 15 16 17 18 19 20 और ये टोटल 21 है। तो हमारा आंसर हो जाता है विकल्प बी 21। अब दोस्तों अगला प्रश्न देखिए। इस प्रश्न में लिखा हुआ है कि इन सभी शब्दों को तार्किक क्रम में आपको सजाना है कि एक तर्कपूर्ण क्रम बन जाए, और ज्यादातर ये क्रम हल्के से भारी की तरफ, छोटे से बड़े की तरफ, या अगर कोई क्रिया है तो प्रारंभिक क्रिया से अंतिम क्रिया की तरफ हमें दिखाना होता है। तो इसमें सबसे पहले क्या होता है? तो सबसे पहले हमें रुई प्राप्त होता है। उसके बाद रुई से क्या बनता है? रुई से धागा बनता है, और फिर उस धागे को जब रुई से बन गया धागा, और धागे को जब हम बुन देते हैं तो क्या बन जाता है? धागे को जब हम बुन देते हैं तो 4 बन जाता है, यानी कि कपड़ा हमें प्राप्त हो जाता है। तो इस तरह से हमारा आंसर हो जाता है 2 4 1 3। 2 4 1 3 का मतलब विकल्प ए हमारा आंसर हो जाता है। तो दोस्तों देखिए अगला प्रश्न। इस प्रश्न में लिखा हुआ है 6 लोग ए बी सी डी ई और एफ एक गोलाकार खड़े हैं। तो गोलाकार हम बना दे रहे हैं। अब अगली लाइन में लिखा है बी एफ तथा सी के बीच में बैठा है। बी एफ तथा सी के बीच में बैठा है। बीच में कौन है? यानी इसकी स्थिति नहीं बदलेगी। एफ और सी की स्थिति आपस में अदल बदल सकती है। इसी को याद रहने के लिए हम ऐसा तीर अवश्य बनाते हैं बीच वाली स्थिति में, ताकि जरूरत पड़ने पर सी इधर भी जा सकता है और एफ इधर भी आ सकता है। ये बात आपको ताकि याद रह पाए। अगली लाइन में लिखा है ए जो है ई तथा डी के बीच में है। फिर हमने तीर बना दिया ताकि जरूरत पड़ने पर डी इधर भी आ सकता है
और ई इधर भी आ सकता है, और ए की स्थिति पे कोई इस बात का फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ए, ई और डी के बीच ही में रहेगा। अब आगे कर एफ डी के बाएं है, तो एफ जो है डी के बाएं हाथ पर है तो नहीं है। डी के बाएं हाथ का मतलब डी ऐसे बैठा है, तो बाएं हाथ का मतलब ऐसे। डी अगर हम हैं तो हमारे बाएं हाथ यानी कि इधर, यानी डी का बायां हाथ कौन सा है, इधर है। बायां हाथ डी का इधर है, तो यहां पर एफ चाहिए। तो आपको पता है मैंने ये चिन्ह बनाया था इसलिए ताकि आपको याद रहे, यानी जरूरत पड़ने पर एफ इधर भी आ सकता है और सी यहां भी हो सकता है। अब ये कूट हो गया क्योंकि अब एफ डी के बाएं हाथ पे चला आया। अब प्रश्न पूछा जा रहा है कि बी तथा डी के मध्य में कौन है, तो बी और डी के बीच में कौन है, ये बी और डी के बीच में तो एफ है, तो इसलिए हमारा आंसर हो जाता है विकल्प सी एफ। तो देखिए अगला प्रश्न दिशा परीक्षण से संबंधित है। इसमें लिखा हुआ है जॉनसन अपने कार्यालय के लिए कार से चला, वह उत्तर की ओर 15 किलोमीटर, तो वह उत्तर की ओर 15 किलोमीटर चला। फिर 10 किलोमीटर पश्चिम, तो पश्चिम इधर है, और 10 किलोमीटर यानी इससे थोड़ा सा कम चलेगा। आप हमेशा अनुपात में चित्र बनाया करिए ताकि आपका आंसर जल्दी से आ सके और दिक्कत ना हो। ये नहीं कि 15 इतना चला है तो 10 भी उतना ही चला दीजिए, उससे ज़्यादा ही चला दीजिए, बल्कि 15 इतना है तो अंदाज से थोड़ा सा कम चला दीजिए। फिर वह दक्षिण की ओर मुड़ा, तो दक्षिण नीचे है और मुड़ा, फिर दक्षिण की ओर मुड़ा और 5 किलोमीटर चला, यानी कि ये 10 है तो 5 थोड़ा सा इससे आधा लगभग आप चला दीजिए और यहाँ जानकारी लिख दीजिए। और हमेशा जहाँ रुकिए वहाँ पे तीर का निशान बनाइए ताकि पता चल सके कि दाएं बाएं किधर है। इसके बाद वह पूर्व की ओर मुड़ा, तो पूर्व इधर है, पूर्व की ओर मुड़ा और 8 किलोमीटर चला, तो 10 ये है तो 8 इससे थोड़ा सा कम होगा, यहाँ पे आप 8 लिख दीजिए। अब वह अपने दाहिनी ओर मुड़ा, तो याद रखिए उसका चेहरा इस तरह से है तो उसका दायां नीचे की तरफ होगा, तो दाहिनी ओर मुड़ा और 10 किलोमीटर चला, तो याद रखिए ये टोटल दूरी 15 है और ये 5 है, तो ये भी 5 है, यानी 5 ये नीचे चल चुका है, तो अब नीचे बस 10 ही बचा, यानी एकदम ठीक इसके बराबर ही ये आके रुकेगा। 15 ये है, 5 ये चल ही चुका है, यानी इतना, अब 10 बचा है तो इसके यानी बराबर में ये आके रुक गया। अब पूछा जा रहा है कि जिस बिंदु से वह चला था, यानी यहां से उस बिंदु से वह कितनी दूर और किस दिशा में, तो कितनी दूर है, तो देखिए ये 10 मीटर है या 10 किलोमीटर है, ये 10 किलोमीटर है और यहां से यहां ये 8 किलोमीटर है, यानी कि ये दूरी कितना होगी, ये 10 और ये 8, यानी ये दूरी 2 किलोमीटर। तो जब ये दूरी 2 किलोमीटर तो इतने ही बराबर ये है, तो ये दूरी भी 2 किलोमीटर होगी। जिस बिंदु से वह चला था उस बिंदु से वह कितनी दूर और किस दिशा में, जिस बिंदु से वह चला था उस बिंदु से वह कितनी दूर और किस दिशा में है, तो यहां से चला था ये 2 किलोमीटर दूर है, और जिस बिंदु से चला था वह उस बिंदु से वह किस दिशा में है, तो वह पश्चिम दिशा में है, यानी 2 किलोमीटर पश्चिम दिशा में है जहां से वह चला था, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा विकल्प ए 2 किलोमीटर पश्चिम। अब देखिए अगला प्रश्न, ये प्रश्न इस प्रश्न में आपको शब्दकोश के हिसाब से इन शब्दों को सजाना है। आपको पता ही होगा वर्णमाला क्रम में जो अक्षर पहले आते हैं उन शब्दों को हम पहले लिखते हैं और जो अक्षर बाद में आते हैं उन अक्षर शब्दों को हम बाद में लिखते हैं। तो यहां पर ए बी सी डी विकल्प है ये, अगर तो विकल्प ए में आई एम है, विकल्प बी में भी आई एम है, विकल्प सी में भी आई एम है, विकल्प डी में भी आई एम है, यानी कि सभी बराबरी पर हैं। तो सभी बराबरी पर हैं, तो अब हम सभी के तीसरे अक्षर को देखेंगे। यहां पर बताना है कि तीसरा कौन है, यानी वर्णमाला क्रम में सजाया जाए तो तीसरा शब्द कौन सा होगा। वर्णमाला क्रम नहीं, शब्दकोश के हिसाब से सजाया जाए तो तीसरे स्थान पे कौन होगा। तो अब तीसरा अक्षर जब हम सबका देखेंगे तो इसका तीसरा अक्षर एम है, विकल्प बी का तीसरा अक्षर एम है, विकल्प सी का तीसरा अक्षर पी है और विकल्प डी का तीसरा अक्षर भी पी है। तो यहां पर हमें पता चल गया कि यही दोनों में से कोई ना कोई पहला आएगा और कोई ना कोई दूसरा आएगा। अब हमें यह पता करके समय नुकसान नहीं करना चाहिए कि कौन पहला है कौन दूसरा है, क्योंकि हमें पहला दूसरा पूछा ही नहीं जा रहा बल्कि तीसरा पूछा जा रहा है। तो बस हम ये इसको छोड़ देंगे, बस ये मान लेंगे पहला दूसरा इनमें से कोई आएगा। अब बस हमें ये पता करना है कि इन दोनों में तीसरा कौन होगा। तो अब हम सब दोनों का अगला अक्षर देखेंगे तो विकल्प सी में चौथा अक्षर
ई है और विकल्प डी में चौथा अक्षर ए है, यानी कि ये पहले आएगा, यानी कि एक इसमें से कोई पहला दूसरा होगा, ये वाला यानी तीसरा होगा, यानी ये चौथा होगा, यानी तीसरा पूछा जा रहा है, तो हमारा आंसर हो जाएगा विकल्प डी। अब देखिए अगला प्रश्न, महिलाएं, बहनें और पत्नियां। अब इनमें बताना है कि सही वेन आरेख कौन सा है। तो मैंने 1 2 3 ट्रिक बताया है, अगर आप वीडियो वो देखे नहीं है तो देख लीजिएगा, वेन आरेख का पूरा मेरा एक प्लेलिस्ट है। तो पहला और दूसरा में अगर हम प्रश्न करें सभी से, कुछ से और कोई नहीं से, यही तीनों बनते हैं, तो इन्हीं तीनों से प्रश्न करते हैं। सभी महिलाएं बहनें होती हैं किसी न किसी की, तो जरूर नहीं है, इकलौती महिला भी हो सकती है, इकलौती संतान, तो उसकी बहनें नहीं होंगी। तो अब प्रश्न करें कुछ महिलाएं बहनें होती हैं, तो जरूर कुछ महिलाएं जरूर ऐसी होती हैं जो किसी की बहनें होती हैं। अब इधर से प्रश्न पूछा है सभी बहनों को हम महिलाएं कह सकते हैं कि कुछ ही बहनों को महिलाएं कह सकते हैं, किसी बहन को महिलाएं नहीं कह सकते, तो इधर से हमारा आंसर आ जाएगा सभी, क्योंकि सभी बहनों को महिलाएं ही कहा जाएगा। तो जब ऐसा हो कि एक तरफ से रिजल्ट कुछ आए और एक तरफ से रिजल्ट सभी आए, तो एक ही चित्र ऐसा है जो दोनों ही रिजल्ट को दर्शा सकता है, वो है ये वाला, यही वाला ऐसा रिजल्ट है जो दोनों ही रिजल्ट को दर्शाता है। और भीतर वाले वृत्त में, छोटे वाले वृत्त में सभी को लिखते हैं, भीतर वाले को सभी पढ़ते हैं, तो बहनें भीतर, और जो बच गया कुछ वाला जो हिस्सा होता है बड़े वाले वृत्त में, बाहरी वाले वृत्त में होता है, तो ऐसा चित्र बनेगा। अब दिया है पत्नियां, तो दूसरा तीसरा में चेक करेंगे तो सभी बहनें पत्नियां बनती हैं, तो जरूर ये कुछ बहनें कुंवारी भी रहती हैं, शादी नहीं करती हैं, यानी कि सभी बहनें पत्नियां नहीं होती बल्कि कुछ ही बहनें पत्नियां होती हैं, तो कुछ ही बहनें को पत्नियां हम ऐसे कर सकते हैं। और जबकि सभी पत्नियां जो होती हैं महिलाएं होती हैं, इसलिए महिला के भीतर हमने लिख दिया, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा बी। अब ये सब कुछ आपको बनाने में समय नहीं लगेगा, आपको बनाना भी नहीं है, आपको बस देख कर ही बता देना है, ये तो मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। अब देखिए अगला प्रश्न है न्याय वाक्य से संबंधित। कथन एक का हम वेन आरेख बनाते हैं, सभी पुरुष विद्वान हैं, सभी वाला चित्र ऐसे बनाते हैं सभी पुरुष, तो सभी वाला भीतर लिखते हैं, सभी पुरुष यानी सभी पुरुष भीतर लिख लिए, और जो बचा हुआ शब्द बाहर लिख लिए। अब कह रहा कुछ विद्वान वकील होते हैं, कुछ विद्वान वकील, तो कुछ विद्वान को हमने वकील से काट दिया। तो यहां पर एक याद रखने वाली बात यह है कि जब भी बाहरी वृत्त को कोई वृत्त काटे तो एक और चित्र जरूर बनता है जिसमें वो भीतर भी काट देता है। यानी जब भी ऐसा चित्र बने कि बाहरी वृत्त को काटे तो एक और चित्र बनाना होगा जिसमें वो भीतरी वृत्त को भी काटता है। और निष्कर्ष तब तक नहीं सब सही होगा जब तक पहले और दूसरे दोनों ही वेन आरेख में चित्र यानी कथन निष्कर्ष सही साबित न हो जाए। तो पहला निष्कर्ष सभी विद्वान पुरुष हैं, तो विद्वान की बात कर रहा है पुरुष की, तो आपको पता होगा बाहर वाले को सभी कुछ बोलते हैं और भीतर वाले को सभी बोलते हैं, जबकि इसमें कह रहा है सभी विद्वान यानी बाहर वाले को सभी बोल रहा है, तो ये गलत है क्योंकि बाहर वाले को सभी नहीं बल्कि कुछ बोला जाता है, यानी कि पहला वाला निष्कर्ष गलत है। और दूसरे वाले में भी ये गलत है, जब एक ही में गलत हो गया तो दूसरे में चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें सही भी होगा तभी भी गलत ही होगा। दूसरा, कुछ पुरुष वकील है, तो पुरुष की बात कर रहा है और वकील की कह रहा है कुछ पुरुष वकील है, जबकि दोनों में देखिए दूरी है, यानी ये चित्र कह रहा है कोई पुरुष वकील नहीं है, जबकि ये कह रहा है कुछ पुरुष वकील है। तो इस चित्र के हिसाब से तो गलत है, लेकिन इस चित्र के हिसाब से सही है क्योंकि कुछ पुरुष वकील हैं, यानी इसके हिसाब से गलत और इसके हिसाब से सही है। तो एक के हिसाब से सही, एक के हिसाब से गलत, यानी केवल 50% ही सही है, इसलिए ये हम गलत मानेंगे। जब तक निष्कर्ष दोनों ही चित्रों में सही नहीं होगा तब तक हम सही नहीं मानते। तीसरा निष्कर्ष है कोई पुरुष वकील नहीं है, तो कोई पुरुष वकील नहीं है तो इसमें तो सही है क्योंकि पुरुष और वकील में दूरी है, तो ये कह रहा है बात सही है। लेकिन ये वाला चित्र कह रहा है बात सही नहीं क्योंकि कुछ पुरुष, ये कह रहा है कि वकील हैं, तो इसके हिसाब से बात गलत, इसके हिसाब से बात सही। तो जब तक दोनों ही ना कहें सही है तब तक निष्कर्ष सही नहीं होता, यानी तीनों ही निष्कर्ष गलत है, इसलिए हमारा आंसर हो जाता है विकल्प डी, कोई भी निष्कर्ष सही नहीं है। अब देखिए अगला प्रश्न, यह प्रश्न कैलेंडर से संबंधित है। इसमें पूछा जा रहा है कि 18 फरवरी 2005
को क्या था, तो शुक्रवार था। तो बताएं कि 18 फरवरी 2007 को कौन सा दिन होगा। तो ऐसा प्रश्न जिसमें 1, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल का गैप हो तो हम ट्रिक लगाते हैं। इसके लिए ट्रिक यही है कि तिथि वही रहे और साल अगला हो। मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, तिथि वही और वर्ष अगला हो, यानी एक बढ़े तो क्या होता है, तो +1 होता है चाहे +2 होता है। तिथि वही रहे, तारीख और महीना वही रहे, लेकिन वर्ष अगला रहे, या तो 1 बढ़ता है या तो 2 बढ़ता है। एक साधारण वर्ष में बढ़ता है, लीप वर्ष रहे तो 2 बढ़ता है। तो यहां पर हम ये पता करेंगे 18 फरवरी 2005 को बता रहा है, तो हम लोग 2006 का पता करेंगे। तिथि और महीना देखिए एक सेम है दोनों में, और वर्ष केवल अगला है यानी 1 बढ़ा है। तो क्या होगा, या तो 1 बढ़ेगा या तो 2 बढ़ेगा। तो यहाँ पे साधारण वर्ष है 5 और 6 दोनों ही, क्योंकि 4 से विभाजित नहीं हुआ पूर्णतः, इसलिए कितना बढ़ेगा, तो 1 बढ़ेगा। शुक्रवार है तो यहाँ पे हो जाएगा शनिवार। अब फिर तिथि वही है 18 फरवरी, तो ये भी 18 फरवरी, और वर्ष अगला है यानी सिर्फ 1 बढ़ा है। तो क्या होता है, या तो 1 बढ़ता है या 2 बढ़ता है। तो 2 या 6 और 7 दोनों ही साधारण वर्ष है, इसलिए कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो शनिवार है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे रविवार हमारा आंसर आ जाता है। और इस तरह से हमारा आंसर हो जाता है विकल्प ए। देखिए अगला प्रश्न लिखा हुआ कि अंग्रेजी वर्णमाला में इस प्रश्न को देखिए हम 3 ट्रिक से बताएंगे। जो भी ट्रिक आपको अच्छा लगे उसे आप आजमा सकते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 11वां। जब कोई ट्रिक याद ना आए तो आप ऐसे कर सकते हैं, A B C D E F G H R, और इसके बाद ऐसे ऐसे XYZ। मुझे इतने ही की जरूरत है इसलिए इतना ही लिख लिया मैंने, आप Z तक लिख सकते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 11वां, यानी बायां हाथ किधर है, तो इधर है, तो बाईं ओर से 11वां तो कौन सा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11वां यहां पहुंच गया। अक्षर के दाईं ओर, तो दायां हाथ किधर है, तो इधर है, कितना, 5वां, तो दाईं ओर 5वां यानी 1 2 3 4 5, यानी P आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन परीक्षा में ABCD लिखने में आपका समय नुकसान जाएगा, इसलिए एक दूसरा तरीका, पहला तरीका तो यह है जब ट्रिक कोई ना याद आए तब। दूसरा तरीका इसमें आप याद रखिएगा, अंग्रेजी वर्णमाला सीधे क्रम में लिखा है तो बाएं बराबर होता है माइनस और दाएं बराबर होता है प्लस। आसान बात है, बाईं तरफ जब आप खसकेंगे तो यानी एक की तरफ खसक रहा है, यानी कि माइनस में जा रहा है, और यही दाईं तरफ बढ़ेंगे यानी आप जेड की तरफ जा रहे हैं, 26 की तरफ जा रहे हैं, यानी कि प्लस। आसान सी बात है। तो कर अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 11वां, तो आपको ABCD नहीं लिखना, लेकिन ए से लेकर जेड तक वर्णमाला के क्रम आपको याद होने चाहिए, तभी आप प्रश्न तेजी से लगा सकते हैं। तो कर अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 11वां, तो बाईं ओर से 11वां अक्षर कौन सा होता है, तो आपके दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए के। अब अक्षर के दाईं ओर, तो अंग्रेजी वर्णमाला में के दाईं ओर जाएंगे यानी कि आप प्लस में जाना चाह रहे हैं, कितना, तो 5, तो के दाएं 5वां यानी कि LMNOP आ जाएगा। या तो इस तरह से भी कह सकते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 11वां अक्षर और उसके दाएं यानी कि प्लस जाना है, कितना, 5, तो 11 5 कितना होता है, 16, 16वां अक्षर P, ऐसे भी लगा सकते हैं। अब तीसरा ट्रिक देखिए, जब दाएं एक लिखा हो और एक बाएं लिखा हो तो क्या होता है, प्लस होता है, या एक तरफ बाएं हो शुरू में और बाद में दाएं हो तब भी क्या होता है, प्लस होता है, यानी कि दाएं बाएं अलग अलग दिशाएं हो तो प्लस होता है, जोड़ा जाता है। लेकिन अगर बाएं बाएं रहे, बाएं बाएं रहे तो क्या होता है, माइनस होता है, या दाएं दाएं रहे तो क्या होता है, माइनस होता है। यानी एक ही दिशाएं रहे तो माइनस और अलग अलग दिशाएं रहे तो प्लस, और पहली दिशा जो दी रहती है उधर से ही हम अक्षर ज्ञात करते हैं, पहली दिशा से अक्षर, पहली दिशा से अक्षर, पहली दिशा से अक्षर हम ज्ञात करते हैं। तो अब इस प्रश्न में देखिए, मुझे समझाने में समय लग रहा है, आपको प्रश्न सॉल्व करने में नहीं लगेगा अगर आप प्रैक्टिस अच्छे तरीके से कर लेंगे। तो देखिए इसमें लिखा है बाईं ओर से 11वां, आप पेपर पे ही, ऑनलाइन परीक्षा में कंप्यूटर पे ही देख सकते हैं, लिखा है बाईं ओर से,
और नीचे अगली लाइन में लिखा हुआ है कि दाईं और पांचवा, यानी ऊपरी लाइन में लिखा है बाईं और नीचे वाली लाइन में लिखा है दाईं। इसका मतलब बाएं दाएं दोनों दिशा है, यानी कि यहां पे क्या होगा, प्लस होगा। तो कितना, तो 11 एक लिखा है और एक लिखा है नीचे वाली लाइन में 5, तो 11 5 कितना हो जाएगा, 16। तो अब आप ये सारी क्रिया मौखिक रूप से मानसिक रूप से होंगी। तो 16 किधर से 16, तो पहली दिशा क्या है, बाईं, यानी कि बाएं ओर से 16। तो बाएं ओर से 16वां अक्षर कौन होता है, तो आपको याद आना चाहिए, बाएं ओर से 16वां अक्षर पी होता है। तो दोस्तों आज का ये छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इसे अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही ट्रिकी वीडियो में समय समय पर लाता रहता हूं। धन्यवाद दोस्तों।